Hello everyone, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. So in today's session we are going to discuss about semiconductor devices, BSc Physics, another important topic, that is बाइसिंग मेथड्स। ठीक है, अब बाइसिंग मेथड में से हम जो इम्पोर्टेंट वन मेथड है आज वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो देख लिए होंगे, क्योंकि अगर आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन और स्टेबलाइजेशन क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, इनके बारे में नॉलेज है, तभी आप ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये इसको आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए वो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो आप लेक्चर्स देखिए जिससे आपका ये लेक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज वाले लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक स्टडी करना है, कौन सा, बाइसिंग मेथड स्टडी करना है। ये आपका यूनिट नंबर 2 है, दैट इज दिस वन, दैट इज कलेक्टर टू बेस बायस मेथड। ठीक है, यूनिट नंबर 2 जो आपका जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसका टॉपिक है कलेक्टर टू बेस बायस मेथड। ठीक है, हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है कि बाइसिंग जो है या स्टेबलाइजेशन जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर लिया है। तो बच्चे अगर वो नहीं देख रखी तो पहले उनको देखो। ठीक है, तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इज कलेक्टर टू बेस बायस मेथड। ठीक है, कलेक्टर टू बेस बायस मेथड मेरे पास क्या है, तो देखिए, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मेरे पास, हमने जब स्टेबलाइजेशन डिस्कस की थी तो वहां पे हमने देखा था कि अगर हम इनपुट वाली जो बैटरी है अगर हम वो यूज नहीं करते, ठीक है, इसमें देखो ये जो बैटरी है ये कौन सी है, दिस वन, ये आपके पास है इनपुट बैटरी है, दिस वन, दैट इज योर इनपुट बैटरी है, ये वाली दैट इज इनपुट बैटरी, ये इनपुट बैटरी है। और ये वाली जो VCC है ये आपकी आउटपुट के अंदर हमने कनेक्ट कर रखी थी, ये आउटपुट वोल्टेज है या बैटरी है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर स्टेबलाइजेशन के अंदर हमने देखा कि अगर सिर्फ आप VCC यूज करते हो, सिर्फ अगर आप यहाँ पे ओनली VCC यूज करोगे, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज यूज करोगे, तो वहां पे आपके पास फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं आएगा। अगर आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए एंड यू वांट टू provide the condition of zero signal collector current, then you need to अप्लाई इनपुट बैटरी या आप इनपुट वोल्टेज जो VBV है इसको आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में दैट मीन्स कि अब आपको 2 वोल्टेज अप्लाई करनी है स्टेबलाइजेशन के लिए, 2 बैटरीज अप्लाई करनी है, तो वो जो आपके पास सर्किट है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा और वो उसकी जो इकोनॉमी है या उसकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को डिक्रीज करने के लिए कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी ना हो, वो बिल्कुल सिंपल हो, दैट इज फॉर सिंप्लिसिटी और गुड इकोनॉमी के लिए कि उसकी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी लो हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सिंगल बैटरी ही यूज करते हैं, वी विल यूज ओनली सिंगल बैटरी सोर्स, और वो बैटरी सोर्स होता है आपका VCC। हम यहाँ पे VBB जो है इसको यूज करते ही नहीं है। ठीक है, हम जस्ट क्या यूज करेंगे, ओनली वन सोर्स यूज करेंगे VCC, और उसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि वो इनपुट में भी कनेक्ट हो जाए और वो आउटपुट में भी कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जब भी हम बाइसिंग करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे वैसे तो स्टेबलाइजेशन के लिए हमने वहां पे अंडरस्टैंड किया था कि 2 बैटरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो अब हमने दोनों को सम अप करके एक ही बैटरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दोनों में से हमने एक कनेक्ट करनी है, वो जो हाई वोल्टेज वाली है दैट इज VCC, उसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो क्या करेगी, इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेगी, आउटपुट को वो क्या करेगी, रिवर्स बायस करेगी, और ये ऐसा ही होगा। और इसी के कारण हमारे पास जो मिनिमम जो आपके पास जीरो करंट कलेक्टर करंट कंडीशन है वो आपके पास फुलफिल हो जाएगी और आपकी जो स्टेबलाइजेशन है वो अचीव हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो देखिए टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पास, दैट इज कलेक्टर टू बेस बायस मेथड, या इसका दूसरा नेम भी है फीडबैक रजिस्टर मेथड। ठीक है, और ये एग्जाम में याद रखना, ये बस कंफ्यूज करेगा कि वहां पे ये थोड़ा सा पता नहीं आपको चलेगा कि ये मेथड है कौन सा, कलेक्टर टू बेस बायस है, फीडबैक रजिस्टर कौन सा है, दोनों सेम ही है। ठीक है, नेम बस याद रखो। अब ये डायग्राम में हमें दे रखा है कॉमन एमीटर जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, हमने वो यूज किया है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट विद फीडबैक रजिस्टर्स हमने RB यूज किया। ठीक है ना, फीडबैक का बच्चे मतलब होता है कि अगर आप आउटपुट का कोई पोर्शन आप इनपुट में दे रहे हो तो उसको फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, देखो ये डायग्राम जो है इसको देखो,
कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर हमने ये यूज कर रखा है, यहाँ पे देख लो एमिटर जो है वो आउटपुट में कॉमन है। और विद फीडबैक रजिस्टर क्या है, आरबी, ये आपके पास जो रेजिस्टेंस है आरबी जो है ये रेजिस्टेंस, ये आपका फीडबैक रजिस्टर है, ठीक है ना। ये आउटपुट से इनपुट के अंदर कनेक्टेड है तो उसको फीडबैक रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे हमने VCC जो वोल्टेज है इज यूज्ड फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन, ठीक है ना। कि यहाँ पे हमने फॉरवर्ड बायसिंग के लिए और रिवर्स बायसिंग के लिए ऑफ इनपुट एंड आउटपुट के लिए किसको यूज किया है, जस्ट हमने VCC ही यूज किया है। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे VCC है, बस ओनली इसको यूज किया है। ये आउटपुट को रिवर्स कर रही है और इनपुट को क्या कर रही है, ये फॉरवर्ड बायस कर रही है। देखो मैं शो इस चीज को यहाँ पे आप देख लो, विजुलाइज कर लो कि ये क्या किस टाइप से है। ये देखो यहाँ से ये यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो ये एरो इस साइड जा रहा है तो ये P होगा, फिर P to N होता है एरो, ये P हो गया, ये आपका N है एंड दिस वन इज आल्सो N, ठीक है। नाउ लुक एट दिस कनेक्शन, नाउ दिस P इज कनेक्टेड एट दिस नोड, ठीक है, एंड दिस नोड दिस वन इज कनेक्टेड बाय दिस एंड दैट इज पॉजिटिव। इट मींस ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे भी आप पॉजिटिव ले सकते हो, तो ये पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट है, P के साथ, इसका मतलब ये क्या होगा फिर, दैट विल बी फॉरवर्ड बायस। अब ये पॉजिटिव N के साथ कनेक्टेड है तो ये फिर क्या होगा, दैट विल बी रिवर्स बायस, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा कि ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस सिर्फ एक ही बैटरी से आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम वगैरह आती हैं एग्जाम्स के अंदर, वहां पे ना ये एक ही बैटरी कनेक्ट कर रखी होती है, तो इसको माइंड में रखना बच्चे हमेशा, ठीक है, क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट जो है मेरे पास कि फॉरवर्ड बायस जो वोल्टेज है वो यहाँ पे कौन सी है, किस टाइप से है। यहाँ पे आपके पास जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होगी वो यहाँ पे आपके पास कौन सी है, दिस वन, दैट इज कलेक्टर टू बेस, ठीक है, क्योंकि हमारा नेम ही सजेस्ट कर रहा है कलेक्टर टू बेस। ये आपका कलेक्टर है, ये आपका बेस है, तो इन दोनों के इन बिटवीन जो वोल्टेज होगी वो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज है। तो ये आपको क्या कर रही है, फॉरवर्ड बायस कर रही है किस जंक्शन को, जो आपका बेस एमिटर जंक्शन है उसको ये फॉरवर्ड बायस कर देगी। ये वाला जंक्शन है ना, ये वाला जंक्शन दिस वन, इसको क्या करेगी, ये फॉरवर्ड बायस कर देगी, ठीक है ना। वो हमने देख लिया किस तरह से ये फॉरवर्ड बायस होगा, क्लियर है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एंड हैंस अगर फॉरवर्ड बायस है तो कौन सा करंट फ्लो करेगा, बेस करंट फ्लो करेगा। बेस करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये देखो यहाँ पे ये जो करंट है बेस करंट फ्लो कर रहा है, किसके थ्रू फ्लो करेगा, थ्रू आरबी। ये जो आपका आरबी है इसके थ्रू आपका बेस करंट, ये देखो यहाँ पे भी शो कर रखा है। इस साइड जो करंट आएगा वो बेस करंट हो जाएगा, इस पॉइंट से आगे चला गया वो करंट कौन सा हो जाएगा, ये देखो ये आपका कौन सा करंट है, दैट विल बी योर कलेक्टर करंट, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे बच्चे दूसरी चीज ये होती है कि हमेशा हमें बैटरी जो अप्लाई करनी होती है, एक हाई पोटेंशियल होता है और एक लो पोटेंशियल होता है। यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है ना, ये लो पोटेंशियल है, इसको ग्राउंडेड किया जाता है, ये आपका 0 वोल्ट पे होता है, दैट इज 0 वोल्ट, ठीक है ना। ये आपका लो पोटेंशियल हो गया, बस हमेशा बैटरी कनेक्ट करने के लिए यही आपका मेथड होता है, ठीक है ना। एक हाई पोटेंशियल होगा, एक लो पोटेंशियल होगा। यहाँ हम बेसिकली बोलते हैं एक आपके पास पॉजिटिव होगा, बैटरी ऐसे कनेक्ट करते हैं ना, ये पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, दिस वन इज पॉजिटिव दिस वन इज नेगेटिव, दैट मीन्स कि एक हाई पोटेंशियल है एक लो पोटेंशियल है, बस ये आपके पास जो मेन डिस्कशन है ये होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो अब क्या है, हमने जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जो है उसकी कंडीशन हमने स्टडी कर रखी थी कि उसके अंदर क्या था कि अगर आपके पास जो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट था उसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि अगर इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो उस टाइम पे जो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है उस कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो ये हमने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो दैट मीन्स दिस कॉज द जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट टू फ्लो इन द सर्किट। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। एंड आई होप सो कि ये चीज क्लियर होगी इस सर्किट के अंदर क्या है, बेस करंट क्या है, कलेक्टर करंट क्या है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल वोल्टेज जैसे भी हमने अप्लाई किया है किस वे से अप्लाई किया है, ठीक है, ये क्लियर होगा। अच्छा उसके बाद में क्या है, अगर यहाँ पे ये चीज देखनी है कि ये इसके अंदर कलेक्टर बेस ऐसे ये इस टर्मिनल के अंदर और इस टर्मिनल के अंदर जो वोल्टेज होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, दैट इज बेस एमिटर वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे इसका पॉजिटिव साइड आएगी, ये इस साइड नेगेटिव आएगा, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे ये जो कलेक्टर है इसके अंदर जो आउटपुट जो आएगी इस साइड जो वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज कौन सी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी, ये कलेक्टर और मीटर के अंदर है तो ये आपके पास कलेक्टर मीटर वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है।
इस वे से आपने इस चीज को माइंड में रखना है बच्चे, ठीक है। हो सकता है अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग वे से ये डायग्राम्स ड्रॉ कर रखे हो, मीनिंग सेम है इनका, बस मीनिंग चेंज नहीं होगा। जस्ट ये बेसिक डायग्राम हमने ड्रॉ किया, जो आपका बाइसिंग सर्किट है, जस्ट हमने उस चीज को ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, जस्ट हमने इसकी जो डायग्राम है वो कर लिया। अब बच्चे यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डिस्कशन करना है कि जो आपके पास ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर आपके पास दैट इज जो सर्किट का एनालिसिस है, अब हमने वो करना है। जो सर्किट एनालिसिस है वो आप किस वे से करोगे, देखो यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट देखो, ये हमने कर लिया इसके बारे में, जो आपके पास जो डायग्राम है उसमें क्या है, कौन सी चीज क्या है, उसके बारे में हमने कर लिया। अब इस सर्किट का हमने एनालिसिस करना है, ठीक है, किस वे से ये हमें जो क्यू पॉइंट है उसको स्टेबल करेगा या नहीं करेगा, अब इसके बारे में हमने नॉलेज लेनी है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन इनपुट। अब जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ना, वो हमने इनपुट और आउटपुट के अंदर यूज करना है। इस जितने भी ये टॉपिक्स हैं उनके अंदर हमने बेसिकली यही काम करना है, ठीक है। तो वोल्टेज लॉ अगर आप अप्लाई करोगे यहाँ पे इनपुट के अंदर, तो बच्चे जो इनपुट है ना वो देखो वो किस वे से है। आप हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल को छोड़ दो, आप ये देखो कि ये पॉजिटिव इसके साथ कनेक्टेड है, तो इस टर्मिनल के साथ आपने यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट करना है, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कलर के अंदर यहाँ पे बैटरीज वगैरह ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, इसको आपने ये पॉजिटिव कनेक्ट करना है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव आ गया, दूसरी साइड आ गया नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। ये बैटरी वही है, ये वाली बैटरी ही है, ये वाली जस्ट बस हमने आगे पीछे करके लिखी है, ये बैटरी है, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट करना है। यहाँ से मान के चलो, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, इस वे से इस तरह से जाओगे, इस वे से इस तरह से नीचे आओगे, इस तरह से ऐसे करके ये आपका टोटल सर्किट क्या होगा, इस तरह से कंप्लीट होगा। ये सारा इनपुट है, ठीक है, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन इनपुट। अब इनपुट के अंदर आप लॉ अप्लाई करोगे, तो ध्यान से देखो बच्चे, एक बार मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ किस वे से होगा ये। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से शुरू किया ना, इस पॉइंट से शुरू किया है। देखो इसको मैं अब कलर चेंज कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कहाँ से मैंने स्टार्ट किया। जहाँ से मर्जी कर लो, प्रॉब्लम तो नहीं है। ये इस पॉइंट से शुरू किया मान के चलो, इस तरह से हम जा रहे हैं, रास्ते में कोई वोल्टेज नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे, ये माइनस वोल्टेज आ गई, तो पहले क्या लिखोगे, माइनस VCC लिखोगे, लिख लिया। अच्छा फिर अब इस पॉइंट तक पहुंच गए, अब यहाँ से नीचे आओगे, यहाँ से नीचे आओगे तो ये करंट कौन सा है, ये दोनों करंट है। दैट इज प्लस में कौन कौन सा करंट है, एक तो IC और एक आपके पास IB है, क्लियर है। और इसके साथ रेजिस्टेंस कौन सा है, हमने तो वोल्टेज लिखनी है, रेजिस्टेंस कौन सा है, RC है, तो ये वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट हो गया ना, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद में हमने इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं यहाँ तक, अब इससे आगे नहीं जाएंगे, अब इस साइड जाना है, हमने जस्ट इनपुट देखना है। तो इस साइड कौन सा करंट आ गया, IB मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, RB। यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस में क्या आ गया, प्लस में आ गया, दैट विल बी IB, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, RB आएगा, ठीक है। अच्छा फिर हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इस पॉइंट तक। अब इससे आगे आएंगे, ये तो बेस करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ तक जाएगा। अब इससे आगे हमने इस साइड जाना है, और यहाँ पे मैंने अभी वोल्टेज ड्रॉ की थी, इस साइड कौन सी वोल्टेज आती है, यहाँ पे इस साइड कौन सी वोल्टेज होती है, बेस एमिटर वोल्टेज होती है ना, दैट इज बेस एमिटर वोल्टेज। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा उसका, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ तक तो हम आ चुके थे, इससे आगे जाओगे तो वोल्टेज कौन सी आएगी, बेस एमिटर वोल्टेज, ठीक है। तो प्लस में क्या लिखोगे, बेस एमिटर वोल्टेज, और इन सभी का सम किसके इक्वल होता है, इन सभी का सम होता है 0 के इक्वल। ये होता है आपके पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। और ये हमने अप्लाई कर दिया इनपुट के ऊपर। आई होप सो क्लियर होगा। जस्ट आपको ये सर्कल जो है किस वे से ड्रॉ करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ना, इस पॉइंट से शुरू किया हमने, दिस वन, यहां से ऊपर जाओगे तो इस पॉइंट पे माइनस आएगा, तो माइनस VCC लिख लिया हमने। फिर यहां से नीचे आओगे, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। हाँ जी, अब देखो यहां तक रीच किया तो माइनस VCC आ गया, वो देखो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस VCC। उसके बाद में यहाँ पे करंट कौन सा है, IC प्लस IB, और उसके साथ RC है, तो उसको वोल्टेज दोनों V लिखोगे, वोल्टेज लिखोगे तो IR मल्टीप्लाई कर दोगे। अब हम पहुंच गए इस पॉइंट तक, ये जो डॉट है। अब इससे आगे इनपुट में जाना है, तो IB RB आ गया, ये मेरे पास आ गया, IB RB आ गया। और फिर इस पॉइंट से इस साइड आओगे ट्रांजिस्टर की तरफ, तो कौन सी वोल्टेज आ रही है, बेस एमिटर वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, बेस एमिटर वोल्टेज।
और इन सभी का सम किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू होता है 0। क्लियर है। अच्छा अब क्या करो, ये माइनस VCC मेरा सेम है जैसा ऊपर था, ये सेम है। अब यहाँ पे ICRC को मल्टीप्लाई कर लो, ICRC, IBRC को मल्टीप्लाई कर लो, IBRC आ गया। यहाँ पे IBRB मेरा सेम है और VBE जो है वो भी मेरे पास क्या है, सेम है, इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे IB इस टर्म के अंदर ये जो IBRC है और ये जो IBRC है, यहाँ पे दोनों में बेस करंट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमने IB जो है वो कॉमन ले लिया और साथ में क्या आया, इस टर्म से RC और इस टर्म से RB आ गया। ठीक है, तो ये आ गया RC प्लस में क्या आ गया, RB, दैट इज RC प्लस में RB आ गया। अच्छा उसके बाद में मेरे पास क्या है, ये माइनस VCC है, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अच्छा उसके बाद में ये प्लस का VB है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। अच्छा ये एक टर्म बची थी ये वाली ICRC, ये भी दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, दैट इज माइनस ICRC। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है। अब यहाँ से हमने जस्ट वैल्यू निकालनी है, इस IB की वैल्यू निकालनी है, ये वाला। तो IB की वैल्यू निकालोगे तो IB की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, RC प्लस RB इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ चुकी है 1 इक्वेशन। ठीक है, तो हमने बेस करंट फाइंड कर लिया, दैट मीन्स कि हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया और इनपुट के अंदर जो करंट था, बेस करंट जो था, डायग्राम के अंदर देख लो, इनपुट में बेस करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने बेस करंट की वैल्यू को कर लिया फाइंड। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब जैसे हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया इनपुट के अंदर, अब वैसे ही हमने कहां पे अप्लाई करना है, आउटपुट के अंदर। ठीक है ना, तो अब इनपुट वाला जो सर्किट मैंने ड्रॉ किया है इसको मैं एक बार यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आउटपुट वाला हम यहाँ पे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, जो भी लिखा है इसको सारा मैं इरेज कर रहा हूँ, वीडियो वगैरह पॉज करके। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से देख लेना। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमने अप्लाई करना है, दैट इज नाउ अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन आउटपुट। तो देखो आउटपुट में कैसे अप्लाई करोगे, सेम बच्चे वैसे ही आप कंसीडर कर लो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, अब बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर लो, ये पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे फिर उसका नेगेटिव आ जाएगा, ये बैटरी आ गई। कौन सी बैटरी है, ये वही है VCC बैटरी है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड है ये। अब क्या करना है, सेम हमने इस तरह से सर्कल लेना है, यहाँ से शुरू किया है, इस वे से हमने यहीं पे एंड करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमने शुरू किया है, ये वाला अगेन हमने पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया। अब इस साइड से ऐसे जाओगे तो सबसे पहले पॉइंट कौन सा आएगा, ये माइनस का VCC आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, माइनस VCC। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का क्या लिखोगे, VCC आ गया। फिर यहाँ पे इस पॉइंट तक आ गए, ये माइनस VCC वाला पॉइंट ही है। फिर यहाँ पे दोनों करंट आ जाएंगे, प्लस में क्या लिखोगे, दैट इज IC, प्लस में बेस करंट भी आ गया और साथ में रेजिस्टेंस आपका कौन सा है, दैट इज RC। तो अब पहुंच चुके हैं हम इस पॉइंट तक। अब इस साइड नहीं जाना इनपुट में, जस्ट आउटपुट के अंदर। अब ये कलेक्टर करंट तो हमने देख लिया। अब इससे आगे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक वोल्टेज आएगी, जो मैंने पहले वोल्टेज लिखी थी आउटपुट के अंदर, कौन सी वोल्टेज आएगी, दैट इज यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी इस टर्मिनल के अंदर और इस टर्मिनल के अंदर जो भी वोल्टेज थी वो कौन सी थी, दैट इज कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। तो यहाँ पे फिर कौन सी वोल्टेज आएगी, यहाँ से इस साइड से अगर जाओगे तो ये तो नेगेटिव के साथ अटैच्ड है, तो ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये वोल्टेज का पॉजिटिव होगा। यहाँ तक आ चुके हैं। इससे आगे आओगे तो कौन सी वोल्टेज आएगी, ये पॉजिटिव वोल्टेज आएगी ना, प्लस में क्या है, दैट इज प्लस में आ गया VCE और ये किसके इक्वल टू आएगा, 0। जस्ट आपने एक सर्कल कंसीडर करना होता है, या तो क्लॉकवाइज कंसीडर कर लो या एंटी क्लॉकवाइज। जो सबसे पहले अगर वोल्टेज का नेगेटिव आया है तो उसको नेगेटिव लिखोगे, अगर करंट की डायरेक्शन उसी सर्कल की डायरेक्शन के अंदर है, सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो उसको पॉजिटिव लिखोगे। ठीक है, अगेन देख लो, मैं दोबारा यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज को। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, इस साइड से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से। तो यहाँ पे वोल्टेज पहले लिख सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम है, हमने नहीं लिखी। यहाँ से शुरू किया है तो इस साइड से यहाँ पे सबसे पहले कौन सी वोल्टेज आ रही है, ये वोल्टेज आ रही है माइनस के अंदर, तो माइनस VCC लिख लिया। उसके बाद में इस पॉइंट तक आ चुके हैं। इससे नेक्स्ट देखो, ये जो करंट की डायरेक्शन है सेम है, मैं इस साइड ही आ रहा हूँ, मेरा सर्कल भी ऐसे ही रोटेट कर रहा है, तो ये डायरेक्शन सेम है, तो इसको क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे। ये आपके पास आ गया IC प्लस में IB इंटू में आ गया RC। अब यहां तक आ गए, इस साइड तो जाना नहीं है, ये तो इनपुट है। नाउ फॉर दिस पॉइंट, यहां तक इस टर्मिनल तक आ चुके हैं, एंड नेक्स्ट टू इट देयर इज ओनली सिंगल वोल्टेज। वो वोल्टेज कौन सी है,
दैट इज द वोल्टेज बिटवीन द कलेक्टर टर्मिनल एंड दिस एमिटर टर्मिनल। और वो वोल्टेज देखो यहाँ से इस तरह से जाओगे तो उसका सबसे पहले क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कौन सी वोल्टेज है, VCE वोल्टेज है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, VCE वोल्टेज, और किसके इक्वल लिखनी होती है, इक्वल्स टू 0 लिखनी होती है। आई होप सो कि ये जो लूप है किस तरह से अप्लाई करोगे ये क्लियर होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, अब हमने ये लूप लॉ अप्लाई कर लिया, तो अब इससे नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, ये देखो, ये मैंने VCC लिखा है, ये आ गया मेरे पास माइनस VCC आ गया, और प्लस में क्या है, दैट इज IC, प्लस में IB, और साथ में रेजिस्टेंस कौन सा था, RC, और प्लस में VCE है, प्लस में आ गया VCE इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्लियर होगा। अच्छा अब क्या करना है, यहाँ से ये जो माइनस VCC है इसको दूसरी साइड ले जाओ, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और बाकी ये जो दोनों टर्म्स है ये आपके पास सेम है, ये देखो VCE यहाँ पे है, ये सेम है, और ये IC प्लस IB वाली जो वैल्यू है ये आपके पास यहाँ पे है, एज इट इज है, सेम है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इसमें कंफ्यूजन होगी। अच्छा अब हमारे पास क्या है, हमें पता है कि जो आपके पास बेस करंट है वो तो बिल्कुल स्मॉल होगा ना एज कम्पेयर टू कलेक्टर करंट। बेस करंट इज वेरी वेरी स्मॉल देन लेसर देन कलेक्टर करंट, तो बिल्कुल स्मॉल होगा। तो उसके कारण आपके पास यहाँ से आप IB को निगलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर ये वाली जो इक्वेशन है इसमें से अगर नेगलेक्ट करोगे तो ये क्या आ गया, VCC इज इक्वल टू ये जो VC है वो तो आपका सेम है, और प्लस में हमने IB को नेगलेक्ट कर दिया, सिर्फ क्या बचेगा IC, और मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास RC है, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ये जो IC RC है इसको दूसरी साइड ले जाओ, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया VCC, माइनस में आ गया IC RC, और इक्वल्स टू क्या आ गया VCE। तो हमने कलेक्टर मीटर वोल्टेज की जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो वैल्यू फाइंड कर ली, और ये आपकी इक्वेशन नंबर है 2। अब हमने क्या करना है, हमने इनपुट लॉ, इनपुट के ऊपर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया और आउटपुट पे अप्लाई किया। अब जो हमने सेकंड इक्वेशन फाइंड किया दैट मींस कि आउटपुट के अंदर जो फाइंड किया है उस इक्वेशन को इनपुट वाली इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, हाँ ये देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो इस इक्वेशन के अंदर हमने सेकंड इक्वेशन की वैल्यू पुट करनी है। देखो एक बार तो पहले ये देखो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या आया है, VCE की वैल्यू क्या है, VCC माइनस ICRC, ये वैल्यू है ना, VCC माइनस ICRC, और ऊपर ये वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे है ना, ये देखो ये रहा आपके पास VCC, और ये रहा माइनस में ICRC। तो इसकी जगह आप क्या वैल्यू प्लेस करोगे, आप प्लेस करोगे VCE। तो यहाँ पे VCE प्लेस करोगे तो ये देखो मेरे पास ये क्या आ गया, सबसे पहले आ जाएगा VCE, बेस करंट की वैल्यू यहाँ पे थी, वन इक्वेशन को ही दोबारा लिखा है, IB आ गया, IB इज इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू क्या है, VCE है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, और माइनस में ये आपका सेम था, इसको तो हमने चेंज नहीं किया, तो ये आपके पास माइनस VBE आ गया, और डिवाइड बाय जो था RC प्लस RB वो आपके पास सेम है RC प्लस में RB, ठीक है, क्लियर है। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। लूप लॉ के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है किसी किसी बच्चे को, उसको बस अच्छे ढंग से देख लो, वीडियो वगैरह पॉज करो, अच्छे ढंग से इसको देखो, हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, अब मेरे पास क्या है, एज वी नो दैट कि जो कॉमन एमिटर के केस में जो कलेक्टर करंट होता है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज बीटा IB, ठीक है। ये होगा आपके पास प्लस में 1 प्लस बीटा लीकेज करंट भी होता है, बस उसको हम छोड़ रहे हैं, जस्ट IC इज इक्वल टू बीटा IB होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जो कलेक्टर करंट आएगा वो किसके इक्वल आ गया, बीटा की वैल्यू ये रही मेरे पास सेम है, IB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में जो हमने फाइंड किया वो वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, और ये आपके पास आ गया कलेक्टर करंट। देख लो ऊपर वाली वैल्यू जस्ट हमने ये 3 वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर रखी है, जस्ट RC प्लस में RB, बिकॉज कलेक्टर करंट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बीटा IB प्लस में 1 प्लस बीटा ICO, जो लीकेज करंट था वो हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया, बिल्कुल माइनर सा होता है उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, IC की वैल्यू आ गई, IC इज इक्वल टू बीटा VCE माइनस VBE डिवाइड बाय RC प्लस में RB, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, क्लियर है। अब देखो अब जो मेन डिस्कशन है ना यहाँ पे अपना वो शुरू होगा, एक्सप्रेशन हमने कर लिया इसका, अब मेन जो होता है वो है कि ये जो सर्किट है बाइसिंग सर्किट कलेक्टर टू बेस, ये कितना स्टेबलाइज्ड है।
ये क्याऊ पॉइंट को स्टेबल रखेगा या नहीं रखेगा, कितने एक्सटेंट तक रखेगा, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर आपको एग्जाम में लिखना भी जरूरी है, ठीक है। और ये 6 मार्क्स में ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा चांसेस हैं 6 मार्क्स में आने के। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, अब हमने देखनी है स्टेबलाइजेशन अगेंस्ट टेम्परेचर। एक तो टेम्परेचर के अगेंस्ट क्या है, और एक अगर आप ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दोगे, हमने दो तीन रीजन देखे थे ना कि आपका जो क्याऊ पॉइंट है वो क्यों शिफ्ट हो रहा है, हमें क्यों स्टेबल करना है, क्योंकि एक टेम्परेचर इंक्रीज करती हो तो कलेक्टर करंट चेंज होता है, तो क्याऊ पॉइंट चेंज हो जाएगा। और अगर आप ट्रांजिस्टर रिप्लेस करोगे तो उसके कारण बीटा शिफ्ट हो जाता है, तो भी आपका कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा, तो भी आपके पास क्याऊ पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा। तो इन दोनों के ऊपर हमने डिस्कशन करना है कि ये आपके पास ये कैसे स्टेबल रहेंगे इस केस के अंदर, ठीक है। तो अच्छे ढंग से कर लो, बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, यहां पे देखो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमें पता है लीकेज करंट जो होगा वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके पास जो करंट की वैल्यू होती है IC, वो आपके पास क्या है, दैट इज बीटा IB, और प्लस में क्या होती है, प्लस में 1 प्लस बीटा, और ये आपके पास क्या था, लीकेज करंट ही होता है ना यहाँ पे, दैट इज ICO, लीकेज करंट है। तो अगर आप कलेक्टर करंट को और टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपका लीकेज करंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, लीकेज करंट इंक्रीज हो जाएगा, यही केस है ना आपके पास, लीकेज करंट इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे देखो अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमने देख रखा है कि आपका लीकेज करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस चीज को अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लीकेज करंट इंक्रीज होगा, तो अगर ये ICO ये इंक्रीज होगा तो ये यहाँ से देख लो IC किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ICO लीकेज करंट है। तो अगर ये इंक्रीज होगा तो इट मींस ये भी तो इंक्रीज होगा ना, तो यहाँ से क्या आ गया, इट मींस IC विल इंक्रीज, तो ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, अब इक्वेशन नंबर 2 देखो, यहाँ पे देखो ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को देखो। अब इस इक्वेशन के अंदर क्या है आपके पास, यहां से मेरे पास क्या है, अगर IC इंक्रीज होगा, ये देखो मैं इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है VCE इक्वल टू क्या आएगा, VCC माइनस में क्या है ICRC। तो अब हमने ये देखा कि आपका IC जो है, यहाँ से देखो IC क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो IC अगर इंक्रीज होगा तो ये फिर नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब VC क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा आपके पास ये डिक्रीज हो जाएगा, तो इट मींस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 VCE डिक्रीजेस, ठीक है। तो VCE आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर जो 3 है वहां से देखो, अगर यहां तक इतना याद करो कि VCE क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, दोबारा देखो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपके पास ICO जो है लीकेज करंट इंक्रीज हुआ, तो अगर लीकेज करंट इंक्रीज होगा तो इस इक्वेशन से आपके पास कलेक्टर करंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा तो इक्वेशन नंबर 2 जो है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर ये इंक्रीज होगा तो VCE क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हम तक यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि VCE विल डिक्रीज, तो ये डिक्रीज होगा। अब इक्वेशन नंबर 3 जो है वो देखो, डायरेक्टली देख लो बस, अब ये VCE जो है ये आपका डिक्रीज हो गया बच्चे, VCE क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर ये डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब बेस करंट भी तो डिक्रीज हो गया ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखो बेस करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VCE है, तो अगर VCE डिक्रीज करेगा तो बेस करंट भी तो डिक्रीज करेगा ना। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 बेस करंट दैट इज आल्सो डिक्रीज, तो अगर बेस करंट डिक्रीज हो गया तो इक्वेशन नंबर 4 देख लो, जहां आप सिंपली पता है अगर इनपुट करंट डिक्रीज हो गया तो आउटपुट करंट भी तो डिक्रीज होगा ना। अगर बेस करंट डिक्रीज हो गया इट मींस आपके पास कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो हमने स्टार्टिंग कहां से की थी, स्टार्टिंग में हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आया था जहां पे आपके पास कलेक्टर करंट जो था वो इंक्रीज हुआ था, ये देखो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया था तो कलेक्टर करंट क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। लेकिन वो ही हमने जस्ट डिस्कशन किया है अकॉर्डिंग टू उसकी जो भी हमने एक्सप्रेशन ड्रॉ किए हैं, और बाद में क्या आ गया, कलेक्टर अपने आप ही क्या हो गया, करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसका क्या मतलब है
दैट मीन्स कि जो आपका ये कलेक्टर करंट है ना, ये अपना ही अपोज कर रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, लेकिन कलेक्टर करंट इंक्रीज होने के कारण वो खुद ही डिक्रीज हो जाएगा। कुछ ऐसा होता है इस बायसिंग सर्किट के अंदर कि अगर जितना वो इंक्रीज होगा वो उतना ही अपना अपोज करेगा और दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा, सेम रहेगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका कलेक्टर करंट है वो ज्यादा वेरी नहीं करेगा, ठीक है ना। वो दैट मीन्स कि वो क्या करेगा, अपना ही अपोज कर रहा है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स एनी इंक्रीज इन दैट इज अ कलेक्टर करंट। 1 मिनट बच्चे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास क्या है, दैट इज डज एनी इंक्रीज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। तो जो भी टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर करंट में इंक्रीज होगा ना, वो अपना ही अपोज करेगा, विल अपोज इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि वो जो आपका कलेक्टर करंट है टेम्परेचर के कारण जितना इंक्रीज होगा उसका अपोज कौन करेगा, कलेक्टर करंट ही अपोज करेगा। तो वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, जिसके कारण आपके पास क्यू पॉइंट क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप सो क्लियर होगा। ये इसकी एक एडवांटेजेस है, आप एडवांटेज के अंदर भी इसको लिख सकते हो, जस्ट इसको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रखा है मैंने। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या था, हमने दो चीजें डिस्कस करनी थी। ऊपर देखो, एक तो हमने डिस्कस करना था कि टेम्परेचर के लिए क्या है, और दूसरा आपके पास जो ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट करोगे तो उसके लिए क्या है। तो वहां पे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसके अंदर आपने लिखना है कि जैसे यहाँ पे टेम्परेचर के कारण वेरिएशन आई है, वैसा ही आपका क्या होगा, ट्रांजिस्टर पैरामीटर। अगर आप ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करोगे ना तो उसके कारण भी क्या होगा, कलेक्टर करंट के अंदर जितना भी चेंज होगा उसका अपोज कौन करेगा, वो कलेक्टर करंट ही अपोज करेगा। ठीक है, व्हेन ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर ट्रांजिस्टर देन अगेन आईसी जो है वो क्या करेगा, अपोज इटसेल्फ, वो अपना ही क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इट मींस क्या होगा यहाँ पे कि वो जितना कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है उतना ही वो खुद का अपोज करता है, वो दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा। दैट इज वाई आपका जो क्यू पॉइंट है वो क्या रहेगा बच्चे, वो सम एक्सटेंट तक क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि ये बिल्कुल ही स्टेबल रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये देखो जो हमने इक्वेशन नंबर 4 की है ना, दिस वन, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे बीटा आ रहा है, तो बीटा तो ट्रांजिस्टर पैरामीटर है, तो ट्रांजिस्टर रिप्लेस करोगे तो बीटा तो चेंज होगा, तो उसके कारण कलेक्टर करंट चेंज होगा। दैट मीन्स आपका जो पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, वो थोड़ा बहुत तो शिफ्ट करेगा, ठीक है, लेकिन इतना नहीं शिफ्ट करेगा। ठीक है, इसलिए ये जो मेथड है ये आपके पास वन ऑफ द गुड बायसिंग मेथड है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ये थोड़ा बहुत बीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं कर रहा। जो बिल्कुल बीटा पे डिपेंड नहीं करेगा वो आपके पास एक गुड बायसिंग होगा या एक आइडियल बायसिंग सर्किट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये आ चुका है कि इसको टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू कैसे स्टेबलाइजेशन दे रहा है और ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट के विद रिस्पेक्ट टू ये कैसे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा कि आपका क्यू पॉइंट जो है वो बिल्कुल शिफ्ट नहीं करेगा, होगा लेकिन माइनर शिफ्टिंग होगी उस क्यू पॉइंट के अंदर। ठीक है, सो दैट इज द हाँ जी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, अब यहां पे मेरे पास क्या है, अब इस केस के अंदर क्या है कि ये जो आपके पास हमने डिस्कशन कर लिया स्टेबिलिटी के विद रिस्पेक्ट टू, अब हमने इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो डिस्कस करनी है, और वो एग्जाम में बच्चे आती हैं। ठीक है, आपका टोटल कंप्लीट ही आएगा, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों साथ में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या है, पहली एडवांटेजेस क्या है इसकी, फर्स्ट एडवांटेज जो है वो क्या है, ये आपके पास सिंपल मेथड है। ठीक है, दिस वन इज ए सिंपल मेथड, व्हाई, बिकॉज इट रिक्वायर्स ओनली वन रेजिस्टेंस आरबी। हमने सर्किट के अंदर देखा है कि वहां पे हमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस चाहिए, बेस रेजिस्टेंस। ठीक है, इनपुट के अंदर, वहां पे इनपुट के अंदर कोई 2-3 रेजिस्टेंस नहीं है, ओनली वन रेजिस्टेंस ही चाहिए, वो आपके पास क्या है, आरबी है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ये जो आपका सर्किट है वो प्रोवाइड करता है हमें सम स्टेबलाइजेशन टू द ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है ना, और ये हमने देख लिया कि कुछ हद तक ये स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, बिकॉज टेम्परेचर चेंज होगा तो कलेक्टर करंट जितना चेंज होगा उसका अपोज कौन करेगा, कलेक्टर करंट ही अपोज करेगा। अगर बीटा आपका चेंज होगा तो उसका अपोज कलेक्टर करंट चेंज होगा और उसका अपोज कौन करेगा, कलेक्टर करंट ही करेगा। तो इट मींस ये इसकी दो क्या है, एडवांटेजेस है। ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने सम स्टेबलाइजेशन लिखा है, पूरी परफेक्ट नहीं है ये, और वो मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल परफेक्ट क्यों नहीं है ये। ठीक है, क्लियर है,
क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आरबी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आरबी ज्यादा है या कम है तो उसके कारण आपके पास ये जो स्टेबलाइजेशन है वो सारी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल मेथड है क्योंकि इसके अंदर एक ही रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा क्या है, ये सर्किट आपको सम स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग पॉइंट की, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्टेबल कर देगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट इसकी ये है कि ये जो सर्किट है ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। दिस विल प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर आप आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट में देते हो और जिसके कारण आपका जो सिग्नल है वो डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो ये जो सर्किट है ये आउटपुट का सिग्नल जब इनपुट में देता है तो जिसके कारण सिग्नल की जो वैल्यू है, स्ट्रेंथ है, वो डिक्रीज होती है, इसीलिए ये नेगेटिव फीडबैक देगा। और जिसके कारण क्या होगा, जो एम्पलीफायर का गेन है, जो ट्रांजिस्टर का गेन है, वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। ठीक है, तो विच रिड्यूसेस द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो ये इसकी एक क्या है, डिसएडवांटेज है, इसीलिए इसको थोड़ा सा लेस यूज करते हैं इस मेथड को। स्टेबलाइजेशन तो प्रोवाइड करवा रहा है लेकिन ये एम्पलीफिकेशन नहीं प्रोवाइड करवा रहा है, ये गेन उतना नहीं प्रोवाइड करवाएगा। इसके अंदर जो गेन आएगा वो आपके पास कम आएगा एज कम्पेयर टू जो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास बाइसिंग सर्किट है उनके अलावा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, ये जो सर्किट है ना आपके पास, ये हमें गुड स्टेबलाइजेशन नहीं प्रोवाइड करवा रहा, डज नॉट प्रोवाइड गुड स्टेबलाइजेशन। हाँ, ऊपर हमने लिखा है कि सम स्टेबलाइजेशन करवा रहा है लेकिन बिल्कुल गुड नहीं है। ठीक है ना, कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो चेंज होगा लेकिन क्या होगा, बिल्कुल लेस एक्सटेंट, बिल्कुल स्मॉलर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, जहां अगर आपके पास बीटा वगैरह चेंज हुआ तो ये चेंज तो होगा लेकिन चेंज बिल्कुल माइनर सा होगा। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज इसकी ये भी लिख सकते हो कि ये कुछ हद तक तो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवा रहा है ना। इससे पहले जो मेथड थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहला मेथड है, ये आपका थर्ड और फोर्थ मेथड होगा आई थिंक। हमने जस्ट वही यहाँ पे किए हैं जो आपके सिलेबस के अंदर, जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग की हमारे पास कमी है तो इसीलिए हमने बस वही किए हैं जो एग्जाम के अंदर आपके ज्यादा टाइम जो है क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास कलेक्टर टू बेस जो टोटल सर्किट है वो आपके पास कंप्लीट हो चुका है। और उसका दूसरा नेम जो है वो भी बच्चे आपने यहाँ पे याद रखना है, दूसरा नेम इसका क्या है। ठीक है, तो ये स्टेबलाइजेशन हमें सम एक्सटेंट तक तो प्रोवाइड करेगा लेकिन इतनी स्टेबलाइजेशन नहीं है कि ये बिल्कुल स्टेबल है। तो ये इसकी क्या है, वन ऑफ इट्स डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये लेक्चर आप कर लोगे, क्लियर है। तो अगर कोई डाउट हो तो क्वेरीज वगैरह कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना, तो क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।